चलिए, तो हमने आपको स्क्वायर रूट टाइप इनइक्वालिटीज में क्या बताया था कि अगर स्क्वायर रूट टाइप की इनइक्वालिटीज है तो आवर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बच्चा, है ना। आवर फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वी विल फाइंड द डोमेन, है ना। जो भी गिवन स्क्वायर रूट के टर्म्स है उसका हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के लिए बस एक सिंपल सा कंडीशन है क्या, कि जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो, जो भी लिखा हुआ, मान लो ए लिखा हुआ, तो उस ए को या तो जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, तभी ये डिफाइंड होगा। यहाँ तक हमने कर रखा। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर स्टेप 2 में हम क्या देख रहे थे कि अब जैसे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट का टर्म्स क्या होना चाहिए, कैंसल आउट होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, और फिर स्टेप 3 में जो भी स्क्वायर करने के बाद, है ना, आपका एक्सप्रेशन आया, उसको हम इनइक्वालिटीज के साथ सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर यहाँ जो सॉल्यूशन आया और डोमेन का जो एक्स की वैल्यूज थी उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने कर रखा था। सो लेट्स प्रैक्टिस सम मोर प्रॉब्लम, है ना। चलिए, जैसे मान लो आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, एंड दिस इज लेट्स सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। क्या है, सिंपल कंसेप्ट है। कैसे प्रोसीड करेंगे, पहला स्टेप क्या बोला था कि जो भी गिवन स्क्वायर रूट वाले टर्म्स है उसका पहले डोमेन निकाल लो, है ना। तो डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें, है ना, किसका डोमेन ऑफ ये वाला टर्म, है ना। तो इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे बच्चों डोमेन के लिए, कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन या तो जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको वी कैन राइट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये तो सिंपल इनइक्वालिटी बन गया, ये तो आप कर ही सकते हो। देख लो, एक है -4, दूसरा है 4 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ और यहाँ। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से -4, है ना, ये वाला इंटरवल इक्वल टू है, तो क्लोज ब्रैकेट, फिर दूसरा क्या होगा 4 से इंफिनिटी। तो ये डोमेन हो गया, मतलब कि इसके बीच में we will put any value, there is no problem to this expression, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर हम इसके बीच में कोई भी x इधर पुट करेंगे। ऑलराइट, नाउ डोमेन निकल गया। अब क्या था कि अगर जरूरत है, नीडेड, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। तो स्टेप 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, इसको हम स्क्वायर ही कर रहे हैं बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16, है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला क्या हो जाएगा 25। ऑलराइट, अब 16 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25 प्लस 16, कितना हो जाएगा 41, है कि नहीं, दिस विल बी 41, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 41 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अच्छा, क्योंकि सिंस हमको इसको सॉल्व करना है तो इट्स बेटर कि हम 25 को ही इधर ले आए, है ना, ज्यादा सही यही रहेगा, है ना। इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट इसका फैक्टर बनाकर सॉल्व कर लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसके बाद आप क्या करोगे, इस 41 को इधर लाओगे, तो 41 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 41 का स्क्वायर। अब फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक हो गया, तो वी कैन राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, वही सेम चीज बार बार आएगी।
है ना, जो आप बेसिक्स पढ़ रखे हो उसी से सारे प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया माइनस का √41, फिर है √41, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस। ऑलराइट, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन के लिए चाहिए, तो बस ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना कॉमन लेना सही से, पहले तो सॉल्यूशन लिख लो। ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आया, क्या आया कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इंफिनिटी से, है ना, पॉजिटिव लेना है, तो ये दो तो माइनस इंफिनिटी से माइनस का √41, फिर यूनियन √41 से प्लस का इंफिनिटी। अब जो ये सॉल्यूशन आया है ना, और ये सॉल्यूशन जो है ना, तो इस दोनों का मैंने क्या बोला था, जो डोमेन का पार्ट है और जो फाइनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद है, उस दोनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन थोड़ा सा ध्यान से लेना, क्योंकि √41 की आपको लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बोलूँ √41 है, तो देखो अगर √36 होता तो 6 होता है ना, और √49 होता तो 7 होता, तो ये तो 41 है, मतलब 6 से 7 के बीच में होगी कहीं ना कहीं ये वैल्यू 41। क्या होगा अपने को नहीं पता, लेकिन इतना तो आइडिया लग गया ना कि 6 से 7 के बीच में होगी। ऑलराइट, तो बस उतना ही आइडिया लगाना था आपको। अब क्या करो, सिंपल यहाँ पर देख लो आपको कैसे कॉमन लेना है। ये नंबर लाइन बना लिया, और उसके बाद जो डोमेन है वो बोला माइनस इंफिनिटी से -4, है ना, तो दिस इज माइनस इंफिनिटी, यहाँ मान लिया -4, यहाँ मान लिया +4, और इधर हो गया इंफिनिटी। तो उसने बोला कि यहां से लेकर यहां तक का सॉल्यूशन है, और फिर 4 से लेकर इधर तक का सॉल्यूशन है ना। फिर जो अपना इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आया बच्चे, ये आया, इसने क्या बोला, माइनस इंफिनिटी से -√41। तो आपको तो ये आइडिया लग ही गया कि जो √41 है वो 6 से 7 के बीच में लाई करेगा। तो जब इसका माइनस लोगे तो वो भी क्या आएगा, -6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो -6 पॉइंट समथिंग -4 से पहले होगा, है ना, तो यहाँ पर मान लो माइनस का √41 और प्लस का √41 4 के बाद आएगा। बस ये आइडिया इसीलिए लगाया था कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, ताकि हमको ये पता चले कि ये 4 से आगे होगा या 4 से पहले। ऑलराइट, तो अब तो हो ही गया। फिर जो ये वाला सॉल्यूशन था उसने बोला कि इससे पीछे पीछे जाओ या फिर इससे आगे आगे जाओ। तो दिख रहा है कॉमन क्या हो गया, इधर तो ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया ये पूरा, और इधर ये वाला पोर्शन, मतलब जो सॉल्यूशन आया है आपका इनइक्वालिटी के बाद वही कॉमन हो गया डोमेन के साथ। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी टू -√41 यूनियन √41 टू प्लस इंफिनिटी, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो एक बार और रिपीट करते हैं, है ना, क्या बताया गया आपको, ध्यान से देखें। सबसे पहला चीज कि अगर आपको स्क्वायर रूट में इनइक्वालिटीज दिखे, है ना, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चा, डोमेन निकालना। डोमेन कैसे निकालेंगे, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर चीज है उसको 0 या 0 से ग्रेटर करके, ये वाला चीज यूज करके, तो यहां से हमने डोमेन निकाला, मतलब x की वैल्यूज निकालना है। तो ये वो भी जब कंडीशन लगाओगे तो वो भी एक इनइक्वालिटी ही बन जाएगा, वहां से आप क्लियरली सॉल्व करके x बता सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको करना है स्क्वायरिंग, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसके दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटकर ये बना, फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी अपने को मिला। फिर इस इनइक्वालिटी में दिख रहा है एक है -√41 जीरो और दूसरा जीरो है √41। फिर मुझे ग्रेटर देन के लिए चाहिए, तो ये प्लस वाला दोनों ले लिया। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद ये आया सॉल्यूशन।
तो आपको क्या बोला गया था कि जो डोमेन आएगा डी और जो सॉल्यूशन आया इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद, इस दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि जो डोमेन अलाउ किया है, मतलब जो एक्स हम रख सकते हैं उसी में तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना। अब जो एक्स हम रख ही नहीं सकते हैं वो सॉल्यूशन लेकर क्या फायदा, वहां तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम जो डोमेन वाला पार्ट है और जो सॉल्यूशन आया, इस दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब डी और एस का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरसेक्शन हमने कैसे लिया कि जो √41 होगा वो तो 4 से ग्रेटर ही होगा, है ना। तो √41 को हम 4 से आगे रखें, तो सॉल्यूशन बोला था कि 41 से इंफिनिटी तक जाओ, √41 से, तो इधर हो गया। तो इस साइड में जो कॉमन पोर्शन ये पूरा हो गया इंफिनिटी तक, कहां से, √41 से, तो ये वाला हो गया। फिर दूसरे साइड में था कि -√41 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपका कॉमन हो गया, है कि नहीं, क्लियर। चलिए नाउ क्लियर हुआ बच्चे, कंचन आपका, फटाफट मैसेज करो। चलिए कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप है कि अभी तक तो हम तो क्या कर रहे थे कि एक साइड स्क्वायर रूट था और दूसरे साइड कांस्टेंट था कोई, जैसे 4 2 5 इस टाइप से था, है ना। अब मान लो कि स्क्वायर रूट रहे एक साइड, जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x-8, और इस साइड भी वेरिएबल आ जाए, है ना, लेट्स सपोज 12-x, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स x की वो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जिसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो ये थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट, एक दो स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट का टर्म है और एक साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी हो ग्रेटर देन लेस देन, तो आप इजिली उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि दूसरे साइड भी वेरिएबल आ गया, वेरिएबल इन द सेंस कि एक्स के टर्म्स आ गए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला देखो, जो फर्स्ट स्टेप हम वहां करते थे वो तो यहाँ भी करेंगे, है ना। वहां क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एक्स की हम क्या क्या वैल्यू रख सकती है। तो जो राइट साइड में है वो तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उधर तो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12-x को। लेकिन जो लेफ्ट साइड में वो तो स्क्वायर रूट है, तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी जब अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अंदर वाले को जीरो या पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन, है ना, पहला स्टेप तो वही रहेगा, हम निकालेंगे x-8 को जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो बहुत इजी है, मतलब x की वैल्यू आपको 8 से बड़ी रखनी है, 8 या 8 से बड़ी, ठीक है, सो सिंपल। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या होता था जैसे ये देखो यहाँ था, तो मैंने क्या बोला कि स्क्वायरिंग हम कब कर सकते हैं, ये कल के लेक्चर में बताया था, वहां पर समझाया भी था आपको कि हम स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं, जब मुझे पता हो कि ये राइट साइड और लेफ्ट साइड या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, है ना, मतलब उनका साइन पता हो, साइन इन द सेंस कि वो पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू मुझे पता हो। जैसे यहाँ पर तो पता है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है, मतलब जो डिफाइंड चीजें रखा गया है तो उसका आउटपुट पॉजिटिव आता है, तो मुझे पता था कि ये पॉजिटिव है और ये भी 5 तो पॉजिटिव होता ही है, इसीलिए हमने स्क्वायर रूट कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आ गया बच्चे, कि यहाँ पर तो ये वेरिएबल है, हाँ इसके बारे में तो पता है ये पॉजिटिव होगा, नो डाउट ये क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम x को 8 से ग्रेटर रखेंगे, मतलब जब ये डिफाइंड होगा तो स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो भी होता है ना। तो साइन तो इसका पता है, लेकिन जो 12-x है ना, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं ना, ये तो x पे डिपेंड कर जाएगा ना कि x की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव होगा उसके अकॉर्डिंग या फिर नेगेटिव होगा। मतलब कि अब अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे कि जब ये पॉजिटिव होगा
तब क्या करेंगे, जब ये नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे। मतलब क्या, ध्यान से देखो कि हमने लिया केस 1। अब आपके सामने क्या है, 12 माइनस एक्स। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए ध्यान से देखो। तो डायरेक्ट अगर आप स्क्वायर कर देंगे ना बच्चे तो बहुत गलती हो जाएगा, है ना। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में आपका आंसर मैच हो जाए, लेकिन वो गलत तरीका है। डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको इसका साइन पता हो। साइन मतलब कि ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। तो तुम खुद सोचो ना, 12 माइनस एक्स में अगर मैं एक्स की वैल्यू, है ना, 12 से ग्रेटर रखता हूं। सर एक बार और बताना। चलिए एक बार और बताते हैं, समझेंगे कि सबसे पहला चीज तो आप ये देखो बच्चे ध्यान से कि हम स्क्वायरिंग कल बताया था कि a ग्रेटर देन b है ना। तो a ग्रेटर देन b है अगर है, या फिर a लेस देन b है, तो आप दोनों साइड इनफिनिटी के स्क्वायर कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि a और b पॉजिटिव है ना, मतलब तो साइन पता है। या फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर a और b नेगेटिव है तो भी आप नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल करो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके फिर स्क्वायर कर लो। तो इस केस में भी पता हो जाए, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लोगे, उसमें तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ये कल मैंने आपको बताया था। मतलब कि अगर आपको स्क्वायर करना है बच्चे तो यू हैव टू नो द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन विच आर इन्वॉल्व इन द इनइक्वलिटीज, है ना। जो भी इनइक्वलिटीज में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ आपका रूट अंडर एक्स माइनस एट, एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। दूसरा इनइक्वलिटी में क्या इन्वॉल्व हुआ, 12 माइनस एट। चलिए तो रूट अंडर एक्स माइनस एट, जैसे ही स्क्वायर रूट देखा तब तो हमको पता चल गया कि जो इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है रूट अंडर एक्स माइनस एट, ये तो पक्का पॉजिटिव या जीरो होगा। मतलब इसका साइन हमको पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पता होना चाहिए आपको। लेकिन जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है 12 माइनस एक्स, इसके बारे में हमको नहीं पता। हाँ पता होगा जब हम इसमें एक्स को कंडीशंस बना के रखेंगे, है ना, कि 12 माइनस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर, है ना। अभी डायरेक्टली अगर मैं पूछूं क्या आपको 12 माइनस एक्स का साइन पता है, तो आप बोलोगे सर नहीं, वो तो एक्स पर डिपेंड करेगा। अगर एक्स की वैल्यू 12 से ग्रेटर हो गई, ठीक है, अगर x की वैल्यू 12 से ग्रेटर हो गई, तो अगर x की वैल्यू आप यहां से 12 से ग्रेटर पूछो, पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। मतलब आपको कंफर्म पता चल गया कि ये वाला पोर्शन जो है, मतलब ये इफ x ग्रेटर देन 12 देन जो रूट अंडर x माइनस एट ग्रेटर देन ये क्या है भाई 12 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने x की वैल्यू 12 से ग्रेटर रखा है, तो जैसे ही x की वैल्यू 12 से ग्रेटर रखा तो आपको पता चल गया कि ये जो है नेगेटिव होगा। मतलब अब तुमको साइन पता चल गया जब आप ये कंडीशन लगाए। किसका साइन, राइट साइड वाले एक्सप्रेशन का साइन। साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पता चल गया कि ये पक्का नेगेटिव होगा। हाँ तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जब पता चल गया तो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जब अब यहां पर आ जाओ, जब x की वैल्यू 12 से बड़ी होगी तो स्क्वायर रूट को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब तुम देखो क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है। कल बताया था ना कि ये बोला कि इधर कोई एक पॉजिटिव नंबर है और इधर कोई एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि आप x की वैल्यू 12 से ग्रेटर कुछ भी रखो, ये तो राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना बच्चे। जैसे मान लो आपने रख दिया 14, तो 12 माइनस 14 क्या आएगा, -2। लेट सपोज आपने रख दिया कुछ भी 20 रख दिया, 12 से ग्रेटर कुछ भी रख दो तो क्या आएगा, -8 आएगा। मानते हो या नहीं, ठीक है। तो क्या पता चला कि ये जो राइट साइड है हमेशा नेगेटिव रहेगा, कंफर्म है, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख दे, और लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और पूछ क्या रहा है कि ये वैल्यू
इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो ये तो हमेशा होगा ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देगा और ये हमेशा एक नेगेटिव आउटपुट देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव वैल्यू से तो हमेशा बड़ी ही होती है। तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर हम x को 12 से ग्रेटर रखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज ट्रू। ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन हम तो कंडीशन क्या लगाए थे कि x की वैल्यू 12 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इस दोनों पोर्शन का हम ले लेंगे बच्चे इंटरसेक्शन, है ना। मतलब 12 से ग्रेटर रखेंगे तभी ऐसा सिनारियो आएगा ना। तो इसने बोला कि पूरा रियल नंबर रखो, तो कंडीशन था कि 12 से ग्रेटर रखो, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 12 से ग्रेटर, मतलब 12 से इंफिनिटी। क्लियर? ये हो गया आपका केस 1। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं केस 2 की, है ना, तो केस 2 में अगर आप देखोगे तो अब हम आपको समझ ही आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब केस 2 में मान लो हम x को रख लेंगे 12 से छोटा, है ना, 12 या 12 से छोटा रखेंगे। तो आपका एक्सप्रेशन क्या था बच्चे, रूट अंडर x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी 12 माइनस एक्स, ये आ गया। अब अगर आप x को 12 या 12 से छोटा रखोगे तो 12 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 12 से छोटा रखोगे तो लाइक मान लो 8 रख दिया तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी वही गेम होगा। अच्छा, अभी आप इस पे डोमेन मत लगाओ, वो तो हम फाइनल सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन लेंगे। एक बच्चा बोलता है सर 12 से छोटा तो रख सकते हैं लेकिन 8 से छोटा तो नहीं रखेंगे ना। हाँ, तो वो फाइनल सॉल्यूशन में तो इंटरसेक्शन लेना है। तो अभी आप बस इतना समझो कि x की वैल्यू 12 से छोटी रखी जा रही है ना। तो ये जो पोर्शन है ना, 12 से छोटा, लेट सपोज कि मैंने आपको रख दिया 9 रख दिया, 10 रख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव या 0 बनेगा, बनेगा, है ना। अच्छा, एक बच्चा बोल सकता है कि सर नेगेटिव भी तो बन सकता है, लाइक 12 से छोटा मैंने 7 ले लिया तो 7 माइनस 8 रूट में क्या आ जाएगा, -1, तो ये तो अनडिफाइंड। तो ये वाले जो सॉल्यूशन है ना 7 6, वो जैसे ही मैं डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लूंगा ना वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, वो अपने आप वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उसके लिए तुम मत घबराओ, तुम तो बस इतना समझो कि ऐसा सिनारियो आ रहा है। ठीक है। अब दोनों साइड पॉजिटिव या 0 तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो सिंपली हमने स्क्वायर कर दिया बच्चे, तो यहां से, ठीक है। अब आपका काम है बच्चे इसको सॉल्व करना, है ना, क्योंकि मैं बहुत सॉल्व कर चुका हूँ। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर ब्रेक करो, होल स्क्वायर, फिर सबको एक साइड लाओ, इनइक्वालिटी बन जाएगा और उसके बाद सॉल्व कर लो। फिर जो भी सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, है ना, मान लो x की वैल्यू कुछ भी आई, ठीक है, उसका पहले तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? ये क्या है आपका सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 आया उसमें हम ले लेंगे फाइनल सॉल्यूशन। देखो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 कर देंगे, दोनों केस का सॉल्यूशन, है ना। दो केस के बीच में यूनियन लगाते हैं, लेकिन केस के अंदर अगर सॉल्यूशन है तो फिर इंटरसेक्शन लगाते हैं। जैसे इस केस के अंदर ये सॉल्यूशन आया तो कॉमन लेंगे, ठीक है। फिर जो S1 यूनियन सॉल्यूशन 2 करोगे तो यहां से जो x की वैल्यू जाएगी, क्या ये फाइनल आंसर हो जाएगा, तो नहीं। अब तुम फिर को डोमेन के पास जाना पड़ेगा कि डोमेन ने बोला था 8 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तो मतलब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर S1 यूनियन S2 आया है इसका, S1 यूनियन S2 जो भी आया है ना इसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, इस पूरे का इंटरसेक्शन ले लेंगे डोमेन के साथ। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हाँ पूछो बच्चे, क्या पूछ रहे हैं तो।
आवाज ब्रेक हो रही है अनस, तो मैसेज करो। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने। देखो ये थोड़ा सा मैंने डाटा कुछ ऐसा ले लिया। केस टू, हाँ, केस टू फिर से समझना है तो समझो इधर। देखो केस टू में क्या हुआ था, समझिए कि आपके पास था x की वैल्यू हमने 12 या 12 से छोटी रखी है। तो x की वैल्यू अगर 12 या 12 से लेस रखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। तो अब पता चल गया कि राइट साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड तो वैसे भी पॉजिटिव या जीरो ही था क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया है दोनों साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एट आ गया, ये 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना। इसके बाद कुछ नहीं करना था, इसके बाद इसका होल स्क्वायर ब्रेक करना। तो 12 का स्क्वायर 144, फिर क्या होता है 2ab माइनस का, तो 24x फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा। फिर सारे टर्म को उधर ले जाएंगे, फिर x में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर उसका फैक्टर निकालेंगे, है ना, ऐसे कर देंगे। ठीक है, मान लो x माइनस एट को हम इधर ले गए, तो x माइनस एट को अगर आप इधर ले गए तो फिर तो लेस देन हो जाएगा, है ना। इस दोनों टर्म को हम इधर ले आए और फिर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आएगा, फिर उसका फैक्टर बना लो, सॉल्व कर लो। ये तो सॉल्व करना सिखा चुका हूं ना, ये तो फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शन लोगे 12 के लेस से, तो वो सॉल्यूशन 2 हो जाएगा। फिर केस वन का सॉल्यूशन वन और केस टू का सॉल्यूशन टू, ये आपका इनइक्वालिटी का फाइनल सॉल्यूशन हुआ। लेकिन उसका हम फिर से इंटरसेक्शन डोमेन के साथ कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो स्क्वायर रूट वाले लेस इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, है ना। बहुत रेयरली जेईई मेंस या एडवांस में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको अब ये एक्सरसाइज, है ना, पूरी तरह से लगभग फिनिश हो चुकी है कि नहीं। तो पहले तो होमवर्क ले लो, क्योंकि कल मैं होमवर्क दे नहीं पाया था। तो फर्स्ट राइट होमवर्क क्वेश्चन एंड फिर हम नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो होमवर्क लिख ले आप लोग फटाफट। तो होमवर्क करना है आपको पेज नंबर 40 से, मॉडुलस और स्क्वायर रूट जो बताया ना, इसी पर क्वेश्चन है। मॉडुलस भी आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया। तो पेज नंबर बच्चे आपका है 40, ऑलराइट। एंड उसमें आपको करना है कौन कौन से क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पेज नंबर 40 में है सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको करना है A1, फिर है A2 नहीं करना है क्योंकि ग्राफ हम अच्छा जतिन पूछ रहा है कौन सी बुक है। तो ये यहाँ का सीट है बच्चे, सीट मतलब स्टडी मटेरियल जो होता है ना, वो आपको मिलता है हर एक चैप्टर का, तो वही है। अगर आपके पास नहीं है जतिन तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो। तो पहला पेज 41 से A1 करना है, A2 नहीं करना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है, A3 करना है। मतलब A1 के सारे क्वेश्चन, अगर मैं A1 बोल रहा हूँ तो A1 में जितने क्वेश्चन है, A3 में जितने क्वेश्चन है। ठीक है, A3 A4 सेम ही है, तो यू कैन स्केप A4। फिर आप A A7 कर लेना। फिर आप B1, है ना, सेक्शन बी से आप आ जाओ। B1 का पूरा क्वेश्चन करना, इनइक्वालिटीज यहाँ से शुरू हो रहा है।
यहाँ तक तो सिंपल क्वेश्चन सब थे। अब इनक्विलिटी शुरू हो रहा है सेक्शन बी से। तो B1 करना है, B2 करना है, B3 करना है, ठीक है, इतना तो करना ही है। ये लिखेंगे है ना, क्योंकि संडे को डाउट सेशन है और सारे बच्चे का मैं होमवर्क भी चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा मुझे पता है ना, आप घबराए नहीं। तो आप जरूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी आप लर्न कर रहे हैं, सीखने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि मैं हूं ना, तो आपको सारी चीजें घबराने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी से है ना, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेक्शन डी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं D1। तो D1 के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चे। D1 में चलो 1 से लेकर 4 तक अटेम्प्ट कर लेंगे। चलो, तो काफी ज्यादा आपका इसमें प्रॉब्लम बहुत है। A1 A3 ये तो अपने आप में एक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी ऐसे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चन होंगे सारे। तो आप जरूर अटेम्प्ट करेंगे सारे प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी पहले जो आपको मिल चुका है वो तो वो भी करना है, क्योंकि आज हो गया फ्राइडे है ना बच्चे, आज हाँ। तो आपके पास 2 दिन ही है, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो मैं अब ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि जो होमवर्क मिले हैं उसको एटलीस्ट आप पूरी तरह करें और डाउट्स लेकर संडे के डाउट सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट है ना बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अब अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये काफी इजी है, आप लोग जानते भी होइएगा, है ना। इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड रिलेशन। सेट्स मैंने बोला था ना, सेट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैथ्स में बताया था स्टार्टिंग में, फिर वहां पर बोला था कि बच्चे इसको काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम सेट्स की बात करेंगे, है ना। तो देखो, जो जो बता चुका हूँ क्या दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं। जो बच्चे नए आए हैं तो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर देख लेना, वहां पर मैं सेट्स के बारे में बताया हूं, ठीक है। तो जो आगे से ही मैं बताता हूँ, बिकॉज है ना, ज्यादा इस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, इससे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले जो सेट्स के क्वेश्चन होते हैं वो जेई मेंस में आते हैं, है ना। एडवांस में शायद नहीं आते हैं, मतलब इसका कंसेप्ट यूज करते हैं वो लोग सेट्स का, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में आते हैं, हम लोग करेंगे भी इस चैप्टर को इन करने के बाद जेई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहला तो डिफिनीशन है। डिफिनीशन में आप लोगों को बता ही चुका हूँ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट्स बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा, कि जो सेट्स है ना, उसको हम किस किस मेथड में लिख सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट से हम लोग आज से पढ़ेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट में आप समझ गए डिफिनीशन वगैरह, जो कि आपको बताया जा चुका है, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। चलिए, सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं मेथड्स टू राइट अ सेट, है ना। काफी इजी ये पूरा सेक्शन चलने वाला है, तो आप थोड़ा बहुत भी इस पर इम्फेसाइज करोगे तो इजिली इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। अभी मतलब जो टफ पोर्शन था बेसिक मैथ्स का वो हमने कर लिया है, तो अब इजी है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे के 6 लेक्चर है बेसिक पूरे मैथ्स में। आज का भी कुछ अभी तक का पोर्शन भी बेसिक मैथ्स में। तो आप प्लीज एक बार जाके, है ना, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर जाकर उसको रिवाइज करें, है ना। नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होता है ना, तो हम आपके साथ है बच्चे, है ना। बिल्कुल मत घबराएं। इवन कुछ बच्चे, मैंने बोला था ना कि आप कभी भी बोलेंगे मैं आपको डाउट्स बताने के लिए रेडी हूँ, है ना। बस आपका डाउट्स रिलेवेंट होना चाहिए और जो चल रहा है टॉपिक उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है।
तो बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठाते हैं, कुछ बच्चे का मैसेज मेरे पास आते हैं, है ना, तो मैं उनको बताता भी, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ेंगे तो डाउट्स बनेंगे, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगर पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट्स कहाँ से आएंगे। हाँ, तो मेथड्स में दो मेथड्स है, सबको पता है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। देखो, क्या एक्सप्लेन ही इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत कर देता हूँ। देखो, रोस्टर मेथड, पाला मेथड, है ना, ये सब जानते ही होइएगा। सिंस ये 11th में था तो शायद आप लोग भूल चुके होंगे, इसी को टैबुलर मेथड भी बोलते हैं, है ना बच्चे। सिंस अपने को पढ़ना है तो पढ़ेंगे, है कि नहीं। यहां से देखें, तो रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड क्या है। तो इसमें हम कुछ नहीं करते। अच्छा, मैं सबका जो डिफिनीशन वगैरह है ना, ये आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें पूरा दे रखा है, तो हम क्यों टाइम स्पेंड करें। इससे रोस्टर मेथड का डिफिनीशन क्या होता है, मतलब सेट्स का डिफिनीशन क्या होता है, इस टाइप की चीजें, जैसे टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हो। डिफिनीशन चाहो तो वहां से लिख भी सकते हो, एक ही चीज है। मैं डिफिनीशन लिखाने में हम टाइम, जो मैथमेटिकल चीजें हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो मैं बिल्डअप आपका कर देता हूँ, सो दैट आप न्यूमेरिकल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जो जैसे मान लो कि सेट ए को लिखना है, तो सेट ए बराबर, रोस्टर मेथड में लिखना है सेट ए को, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ए बराबर करली ब्रैकेट के अंदर जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे। लेट सपोज सेट ए में है 3 एलिमेंट, तो हम क्या मान लो 1 2 3 है, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 करली ब्रैकेट। फिर क्या होता है, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे आपके उसमें मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जो रोस्टर मेथड में होता है, हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा यूज होता है, आप देख रहे हो, कॉमा यूज हुआ। दूसरा, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसमें बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर ये ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अब जैसे मैंने सेट ए बराबर लिखा 1 2 3, अब कोई बच्चा सेट ए को ऐसे लिख दिया, इसी सेट को 1 3 2, तो क्या ये दोनों अलग अलग है, तो नहीं, दोनों एक ही है। ऑर्डर का मतलब यही होता है कि 1 3 2 आप कहीं भी लिख सकते हैं, पहले 1 लिख लो फिर 3 फिर 2, या पहले 2 लिख लो फिर 3 फिर 1, तो ये होता है ना, इसमें आप ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यही दो तीन चीज। हाँ, और तीसरा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं होता है, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि हम 1 1 दो बार लिख लें। जैसे एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके शायद स्टडी मटेरियल में भी होगा, जैसे स्कूल है, SCHOOL, है ना। मैंने बोला कि इसके जितने भी लेटर्स है स्कूल वर्ड के, सबको एक सेट्स के फॉर्म में लिखो, तो मान लो सेट ए बराबर हमने लिखा S, C, H, O, L, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि ओ को मैंने एक ही बार लिखा, तो बोला ना, हम जो भी एलिमेंट सिमिलर है उसको हम जनरली रिपीटेशन नहीं करते, है ना, जनरली रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो जनरली, है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, है ना। ये सारी चीजें आपको वहां मिलेगी, आपको मैं बस कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन पर क्यों टाइम स्पेंड कर रही है, हम लोग इंग्लिश बुक थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, तो मैथ्स वाली जो चीज है उस पर हम फोकस करें। हाँ, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन होगा वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो उसके लिए मत घबराएं, ठीक है। फिर दूसरा जो इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, आप लोग जानते भी होगा, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर, है ना, सेट BUILDR, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी मेथड इसमें जानबूझकर लिखाता हूँ क्योंकि यही इसका डिफिनीशन ही है। प्रॉपर्टी मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म, अब ये कहीं से भी रिलेवेंस वर्ड नहीं लग रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी मेथड से आप इसको तुरंत समझ जाओगे। कैसे, देखो, लेट सपोज कि आपको जैसे मान लो सेट ए, ठीक है। अब सेट ए में मान लो ऐसे रोस्टर फॉर्म में दे रखा है ना, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है सिर्फ इवन नंबर, है ना, जैसे 2 4 6 8 10, है ना, ऐसे दे रखा है बहुत सारे, ठीक है। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा है, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, रोस्टर फॉर्म है।
है ना। तुम तो ऐसे समझो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स उधर दिख जाएंगे आपको लगभग। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, है ना। लैंग्वेज मतलब जो इस पूरे एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है ना, कॉमन प्रॉपर्टीज, वो हम इस सेट के अंदर लिख देते हैं बस, या उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे, देखो हम लिखते हैं एक वेरिएबल आपको चूज करना होता है। जैसे मान लो मैंने एक्स वेरिएबल किया, इसको रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। अब तो आपको दिख रहा है क्या है एलिमेंट, 2 4 6 8 10, तो आपको दिख ही कर समझ में आ जाएगा कि ये तो 2n टाइप्स एलिमेंट है ना, मतलब ये इवन नंबर है। तो या तो आप ऐसे लिख दो कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बराबर 2n, वेयर n जो होगा वो क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू i प्लस, i प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको सबसे पहले रीड करना सीखो। इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ जो करली ब्रैकेट है इसको बोल देंगे द सेट ऑफ। हाँ ध्रुव मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे डाउट पे ही आ रहा हूँ, पहले लेट मी कंप्लीट। द सेट ऑफ, सर मैं डाउट नहीं कह रहा था। हाँ बोलो बच्चे। सर वो आज ना मुझे स्कूल में जाना पड़ा था कुछ प्रोग्राम की वजह से, तो सर मैं क्लास इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया था अर्ली एकदम। तो तुम आ गए ना स्कूल से या फिर जाना? आ गया हूँ सर स्कूल से, अब इसलिए अब आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन करी है, वो बता रहा कोई था। दिक्कत नहीं, ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छे। तो अभी अभी जा मतलब कि अभी नया टॉपिक ही थोड़ी देर पहले ये स्टार्ट हुआ है, तो ये सब तुम जानते ही होगा। अब यहां से तुम समझो, ठीक है। देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स, और बाकी पीछे का चीज तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहां से देख लेना। द सेट ऑफ, इसको क्या रीड करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स। अब ये जो कॉलम है ना इसको बोलते हैं सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट। क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है कि नहीं। तो क्या होगा कि ये वाला चीज है ना, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसका, जो भी एलिमेंट्स है उसका, है ना। तो हमने क्या बोला, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है। मतलब उसके सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है कि नहीं। तो ये हो गया सेट बिल्डर, है ना। जैसे आपको बोल दिया जाए एक सेट बी है, ठीक है, तो वो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, है ना, लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है, तो वो सारे एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो है प्राइम नंबर 10 से छोटा। अब 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर आपको बोलता है इसको रोस्टर में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सीधा बोल देते प्राइम नंबर 1 होता है, फिर दूसरा, बोलो भाई, सॉरी 1 बोला, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्या होता है, 2 3 5 7, है ना, और बस हाँ 9 भी नहीं होता है। तो ये सब सारे क्या हो गए, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग जानते ही होगा, तो ज्यादा इंफेसाइज नहीं करते हैं, है ना। तो क्या समझे, रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको वहां पर दिखा देते हैं कॉमा लगा लगा कर, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसी एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी होता है उसको हम लिख देते हैं इस फॉर्म में। ये दो चीज तो हमेशा होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, फिर लिख लो x इज 2n, x इज ए प्राइम नंबर, x इज ए इवन नंबर, जो भी प्रॉपर्टी आपको वहां कंक्लूजन में लग रहा है वो लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ सेट, है ना। तो आई थिंक ये सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या है,
देखते हैं। सबसे पहला टाइप है ना, ये सबका डिफिनीशन आपके स्टडी पैकेज जो सीट मिला है उसमें है, तो वहां से आप लिख लेना, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला हम बात करेंगे नल सेट की। इसकी बात करेंगे बच्चे, नल सेट। इसके दो तीन नाम है, इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, इसी को वॉइड सेट भी कोई कोई बुक बोलता है, वॉइड, VOID, है ना। तो नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नाम ही है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। मतलब कोई एलिमेंट हो ही नहीं, जैसे मान लो कि सेट ए है, अगर ये नल सेट है तो सिंपली ऐसे हम करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब तुमको दिख रहा है कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। नल सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो सिंपली करली ब्रैकेट, कोई कोई बुक ये यूज करता है, या एक सिंबल है जिसको बोलते हैं फाई, तो फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ये यूज करो, ये भी नल सेट है, या फिर ये यूज करो, ये भी नल सेट के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर करना। कि मैंने बोला सेट बी बराबर दिस, आपको बताना है ये नल सेट है या नहीं, एस नो में आंसर करना है। नल सेट एस, No. और फटाफट मैसेज करो चैट में। बी बराबर है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको बताना है कि क्या ये नल सेट है या नहीं, इज इट नल सेट। ओके, नो 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 नो। ये फिजिक्स कौन है, PHY क्या मैसेज किए हो बच्चे, PHY कौन है, करण, हाँ भाई करण, ओके, है ना। तो ये नल सेट नहीं है बच्चे, है ना, ये आप लोग जानते भी होइएगा, ये नल सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। अब बच्चे यहाँ फाई देखकर क्या समझ आते हैं, अच्छा फाई से नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो नल ही सेट होगा, नहीं। अब यहाँ पर ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट हो गया, तो फाई जो है वो एलिमेंट है किसका, बी का। तो यहाँ तो एलिमेंट आ गया ना, तो एलिमेंट आ गया तो इसको हम नल सेट नहीं बोलेंगे, ये एक सेट है, दिस इज नॉट नल सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट। तो नल सेट को समझ गया। सेकंड, सेकंड में हम बात करेंगे सिंगलेटन। ठीक है, सिंगलेटन सेट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और है जिसमें इसमें बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से है ना, तो बच्चे आप लोग घबराए नहीं, है ना। आपको बस एक काम है कि जैसे मैं नल सेट बोलता हूँ, है ना, तो नल सेट को क्या हिंदी में बोलते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन जो मैथमेटिक्स में होता है, तो मैं अगर हिंदी में भी पढ़ाता तो बोलता तो हिंदी में ही, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ तो हिंदी में, बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश यूज कर देता हूँ। तो उससे आप बिल्कुल मत घबराएं, एक्सप्लेनेशन तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, जैसे आप नल सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो तो आप बुक से भी देख सकते हो, या एकल पूछ है कि नहीं, डिक्शनरी वगैरह से आप उसका एक मीनिंग बनाते जाओ, और फिर धीरे धीरे 15-20 दिन, एक महीने के अंदर आप ट्रैक पे आ जाओगे। चलिए, तो सिंगलेटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट है, देखो इस वर्ड को ध्यान देखो, सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है, नहीं बोलता है अरे यार सिंगल हो, सिंगल का मतलब अकेला है कि नहीं। तो अगर सिंगल मतलब अकेला, मतलब एक, तो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे सिंगलेटन। तो बस ये वर्ड ध्यान में रखना, सिंगल वाला, सिंगल है तो मिंगल नहीं करते, इसमें बस एक ही एलिमेंट होगा, जैसे 1 मान लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 2, तो ये सब क्या है, सिंगलेटन सेट बोला जाएगा। क्लियर, ऑलराइट। सो इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। तीसरा फाइनाइट सेट, नाम ही है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, है ना, जो चीजें फाइनाइट। तो देखो कैसे सेट को फाइनाइट बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स है। जैसे मुझे पता है कि जैसे मैंने ले लिया सेट ए, सेट ए में मैंने बोला 1 है, 2 है, 3 है,
0 है, -1 है। मैं बोला ये फाइनाइट सेट है या नहीं। तो अगर आप इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, कि एग्जैक्टली बता सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना। अच्छा, ये वाला सिंबल जो है ना, एन छोटा स्मॉल एन बाहर और ब्रैकेट में सेट ए, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये सिंबल याद रखना, ये आगे बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो एन ए का मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 है। तो आपने काउंट कर लिया ना, फाइनाइट नंबर है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये है फाइनाइट सेट। बस तुम तो ऐसे समझो अगर तुम एलिमेंट्स को काउंट कर पाए तो फाइनाइट है, नहीं काउंट कर पाए तो इनफाइनाइट है। तो इसी का एक दूसरा भाई होता है इनफाइनाइट सेट, है ना। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है वो भी देख ही लो। अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि वैसा सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे जैसे अभी बताता हूं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो तो सेट है, लेकिन वो इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या होता है डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते हैं। मैं तुमसे पूछूं नेचुरल नंबर्स में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स है, तो तुम क्या आंसर करोगे? कुछ सर आई डोंट नो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है मतलब काउंटेबल नहीं ना हुआ। 10 15 20 1000 2 लाख 3 लाख हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये तो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है बच्चे। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लिए तो ठीक है, फाइनाइट है, नहीं काउंट कर पाए तो नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें नोट है इंपॉर्टेंट, है ना। एक नोट मतलब तुम इसी में दे सकते हो, इसमें इसमें फाइनाइट सेट के अंदर। ठीक है, क्या है नोट कि एक वर्ड यूज होता है ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, है ना। तो इसको मैं लिखा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स वगैरह में या बुक्स में जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये वर्ड आपको दिखेगा कि फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन कर रहा है आपको, है ना। ऑर्डर का मतलब होता है ना, ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है, बस। ठीक है, तो क्या होगा इसका डिफिनीशन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। वही चीज है, ऑर्डर ऑफ सेट को हम डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो सेट ए है आपके पास, है ना, उसमें -1 0 1 2। ठीक है, कोई आपसे पूछे इस सेट ए का ऑर्डर क्या है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट ए कितने एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट 4 है, 4 आंसर हो गया आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 4 है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट दोनों एक ही चीज है। और एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, है ना। तो ये भी एक बार शायद जेई ने इसी वर्ड को यूज किया था, इसलिए मैं लिख देता हूं कार्डिनल नंबर। तो देखो, ऑर्डर ऑफ सेट पूछे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे 4, कार्डिनल नंबर पूछे तो वो भी 4, मतलब एक ही चीज है और 3 नेम से हम इसको जानते हैं, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट सिंपली बोलो या कार्डिनल नंबर बोलो। समझ में आ गया ना। तो ऑर्डर ऑफ सेट को हम कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट देख ले बच्चे, है ना। तो मान लो 2 सेट है आपके पास,
है ना, बस रिकॉल करा रहा हूँ, सब चीज आप जानते हैं, आई नो, बस आप एक बार स्क्रीन पर देखते जाओ, सारी चीजें आपका रिकॉल हो रहा है, फिर धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर कर फिर इस पे जेई के क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। तो मान लो सेट ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स है आपका 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 1 3, ठीक है। अब अगर आप इस दोनों एलिमेंट्स को ध्यान से देखोगे, सॉरी दोनों सेट्स को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, सेट बी में कितने हैं, 3 है, और जो एलिमेंट्स यहाँ है 1 2 3 वही एलिमेंट्स यहाँ भी है 1 2 3, क्योंकि ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, 1 को किधर भी लिख दो, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये सेट बी के इक्वल है, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सेट ए बराबर सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट का क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, मतलब दो सेट ए और बी को इक्वल बोलेंगे, समान बोलेंगे, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में, बस, है ना, मतलब ए में जो जो एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए और बी में जो जो एलिमेंट्स है वो ए में होने चाहिए। तो यहां दिख रहा है ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 1 2 3, तो बस इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होता कि मान लो इसमें 1 2 3 के बाद एक और एलिमेंट 0 होता, तब इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो 0 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट ये होता है, इसको रिप्रेजेंट इसी से करते हैं, अगर मान लो कोई दो सेट आपस में इक्वल नहीं है तो हम ऐसे सिंपली नॉट इक्वल टू बी लगा देते हैं। अब इसी से एक और रिलेटेड सेट्स होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब बच्चे लोग इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है बच्चे, ध्यान से देखो। देखो इक्वल सेट तो समझ में आ गया कि अगर दो सेट ए और बी आपस में इक्वल है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट्स ए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जितने सॉरी ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में ही होगा, और जो जो एलिमेंट सेम है वही एलिमेंट्स बी में है, तभी इक्वल होगा। लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट में बस आपको ये ध्यान देना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो गए, मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द सेट, है ना, अगर इक्वल हो गए तो उस सिनारियो में हम सीधा बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट। मैं ध्यान से देखना वर्ड पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स आपस में इक्वल है या नहीं उस पर डिपेंड नहीं करता इक्विवेलेंट। मतलब क्या कि जैसे सेट ए में मैंने दे दिया 1 2 3 और सेट बी में दे दिया 1 2 4, अब यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बच्चे, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, ये भी 3 है, ठीक है ना। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए ना, तो बाकी चीज देखना ही नहीं है, सीधा बोल दो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेट ए में तो 1 2 3 है लेकिन सेट बी में 1 2 4 है, तो इक्विवेलेंट को एलिमेंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है, वो किसके लिए, इक्वल के लिए मैटर करता है, इक्विवेलेंट के लिए मैटर नहीं करता है। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं कि जो भी इक्वल सेट है, जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा सेट ए सेट बी, तो आप क्या देख रहे हो, इक्वल होने के दो कंडीशन है। अब तो बस ऐसे समझो कि दो सेट आपस में इक्वल हो गए तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करना, एक तो क्या कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और जो भी एलिमेंट्स अंदर है ना, इधर जो एलिमेंट्स है उधर भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट को बस एक ही कंडीशन से मतलब है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला कंडीशन तो फुलफिल करेगा ही,
तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट तो उसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इक्वल सेट है ना, जितने भी इक्वल सेट्स है बच्चे, वो सब के सब इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट है तो वो जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इंप्लाइज कि वो इक्वल होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में आया ना? क्यों? इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट बोल देंगे भाई। लेकिन इक्विवेलेंट है तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अब एलिमेंट्स भी इक्वल होगा आपस में तभी हम इक्वल बोलेंगे। तो अगर इक्वल है तो पक्का इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट है तो कोई जरूरी नहीं इक्वल होगा ही, हो भी सकता नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द कि एलिमेंट्स उसमें क्या क्या है। ये डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? बताएं। चलिए नाउ, अब ये था आपका, है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। तो इतने टाइप्स के सेट्स, है ना, इस पर प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ सेट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैं दे दूंगा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सबसेट एंड प्रॉपर सेट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सबसेट एंड सुपर सेट। पहले तो सबसेट एंड सुपर सेट की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सबको पता है बच्चों वाली चीज है, सबसेट क्या होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मान लो दो सेट है आपके पास, ए और एक दूसरा सेट है बी, है ना, दो सेट है, यू हैव टू सेट्स बच्चों, ए एंड बी, ठीक है। तो मान लो ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स बी, सॉरी सेट बी। तो उस सिनारियो में सेट ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे। मतलब क्या कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब के सब बी में होने चाहिए। तो हम उस केस में बात क्या बोलते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या, एग्जांपल देखोगे और क्लियर होगा। जैसे मान लो कि ए में एलिमेंट्स है ए बी 0, ठीक है, और बी में एलिमेंट्स है 0 1 2 ए बी सी, ठीक है, ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों सेट को ध्यान से देखो। तो ए में क्या है, तीन एलिमेंट है ए बी 0, बी में क्या है, 0 है, ए है और बी, ये तीन तो है ही, और बाकी और भी ज्यादा है। उससे फर्क नहीं पड़ता, ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी में आ गए तो इस सिनारियो में हम बोल देंगे कि ए जो है बी का क्या सबसेट, क्या बोलेंगे कि ए इज द सबसेट, है ना, सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। और बी को बोला जाता है ना, इसी को, है ना, ए बी का सबसेट है, और जो बी है वो ए का सुपर सेट है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, दो चीजें इस एग्जांपल से हमको पता चल रहा है कि ए बी का सबसेट है एंड बी जो है बी इज द सुपर सेट, क्या बोलेंगे, सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। मतलब सुपर सेट का मतलब क्या कि जैसे मैंने बोल दिया कि सी जो है सुपर सेट है डी का। मतलब क्या हुआ कि डी के सारे एलिमेंट सी में तो है और कुछ एक्स्ट्रा भी है उसमें, तभी सुपर सेट उसको हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो 0 ए और बी तो था, लेकिन 1 2 सी ये तीन एक्स्ट्रा है ना, तो ये सुपर सेट, समझ गया, सबसेट सुपर सेट कुछ नहीं होता। क्लियर है? अब मान लो कि कोई सेट बी का सबसेट नहीं है, मान लो ए बी का सबसेट नहीं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, बस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देकर लिखो, है ना। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, है ना? तो नोट्स, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको सॉरी ध्यान में रखना। तो पहला नोट यही है कि प्रॉपर सबसेट, अभी तो हम सबसेट की बात की है ना, कि भाई ए के अगर सारे एलिमेंट्स बी में है तो क्या हो जाएगा,
ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ए में एलिमेंट्स है, ध्यान से देखना 1 2, ठीक है, और बी में एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब इस सिनारियो में मैं बोलूं ए बी का सबसेट है क्या, तो है ना, क्योंकि ए में एलिमेंट्स क्या है बच्चे 1 2 और बी में वो दोनों प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल देंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का और इक्वल भी है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, सबसेट और इक्वल भी है। तो अगर ऐसा सबसेट है तो इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन अब अगर ऐसा है कि ए में एलिमेंट है 1 2 और बी में एलिमेंट आ गया 1 2 तो है ही है और 3 भी, मतलब कोई एक कम से कम एक्स्ट्रा आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ए सिर्फ सबसेट है बी का, इक्वल नहीं है। तो जैसे ही सिर्फ सबसेट आएगा तो इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर मतलब एकदम परफेक्ट है ये, है ना, सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट समझ गया बच्चे। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि ए में नहीं है, और ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और कुछ नहीं है प्रॉपर सबसेट में, है ना। तो इसको ध्यान में रखना बस कि यहां पर ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन यहां पर है प्रॉपर सबसेट, ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो सबसेट के बारे में है, दूसरा इंपॉर्टेंट हो कि जो इम्प्टी सेट होता है ना, नल सेट जो है वो सारे सेट का क्या होता है बच्चे, सबसेट होता है ना। सॉरी, जितने भी सेट है ना सबका सबसेट इम्प्टी सेट होता है ना। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, जैसे ए है, ए में एलिमेंट है 1 2, ठीक है, मैं बोलूँ इसका सबसेट लिखो तो क्या क्या लिख सकते हो कि सर एक एलिमेंट ले लो सिर्फ 1, एक एलिमेंट ले लो सिर्फ 2, एक एलिमेंट ले लो 1 2, और एक ऐसा सेट लो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो सभी का सबसेट हो जाएगा ना। तो इसीलिए नल सेट को ना, नल सेट है ना, या एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबका वो सबसेट होता है। ठीक है, अब इसी में तीसरा पॉइंट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो कुछ नहीं है, आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अब बच्चे पंकज क्या हुआ आपको? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं, तो मान लो सेट ए में यही दो एलिमेंट है 1 2। मैंने बोला कि ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आप देख लो, या तो 1 हो जाए सिर्फ, या सिर्फ 2 हो जाए, या 1 2 हो जाए और एक नल सेट। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए में 2 है, देख रहे हो कितने एलिमेंट्स है 2, तो इसके सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 बने। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो 2 की पावर 2 कर दो तो 4 आ जाएगा, है ना। तो वही फॉर्मूला हम एक जनरलाइज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो कुछ भी है m है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के सेट ए के कितने सबसेट होंगे अगर उसमें m एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे 2 m। क्या बोलेंगे बच्चों, 2 m बोलेंगे। ठीक है, 2 m एलिमेंट्स उसमें आएंगे, मतलब सबसेट आएंगे। जैसे देखो वेरी सिंपल कि मान लो कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है कुछ ऐसे -1 a 2 3, है ना, 7 c d,
है ना, मैं पूछा कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, है ना, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट ऑफ सेट ए के पॉसिबल है, कितने सबसेट इसके पॉसिबल है, बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। 128। गुड, है कि नहीं। तो आप क्लियरली क्या देख रहे हैं कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट बताना है, तो ये देखो उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बोलेंगे 2⁻7, बस, है कि नहीं। 2⁻7 की वैल्यू लिख लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज सबसेट और सुपरसेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट। अब सिंस सबसेट के बारे में जान चुके हैं, तो सबसेट से ही रिलेटेड होता है पावर सेट, ठीक है ना। तो किसी भी सेट ए का, है ना, कोई सेट ए है, लेट सपोज उसमें एलिमेंट्स है 1 2, दो ही एलिमेंट है, ठीक है। तो किसी भी सेट ए का जो पावर सेट होता है बच्चे, उसको तो पहले हम रिप्रेजेंट पी ऑफ सेट से करते हैं। जैसे ए का पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए। ये होता क्या है, तो जैसे मान लो सेट ए में 1,2, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सेट ए में एलिमेंट है 1,2, तो इसके कौन कौन सबसेट हो सकते हैं, 4 सबसेट होंगे। पहला चीज कौन कौन होंगे, 1 2 1 2 और एक नल सेट, ठीक है। तो जितने भी इसके सबसेट पॉसिबल है, वो सारे सबसेट को, ये ध्यान देना मेरे वर्ड पे, सारे सबसेट को आप बना लो एलिमेंट्स, ठीक है ना। जितने भी सबसेट पॉसिबल है कोई भी सेट का, जिसका पावर सेट लिखना है, जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो सारे सबसेट को बना लो एलिमेंट्स, और फिर एक सेट लिख लो, वही हो जाएगा पावर सेट ऑफ दैट सेट। मतलब क्या, समझो। जैसे ए ए सेट का मुझे पावर सेट लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ए सेट का सबसेट कौन कौन है, सबसेट। तो सबसेट अभी लिखना सिखाया कि या तो सिर्फ 1 ले लो तो ये भी सबसेट है, या सिर्फ 2 ले लो ये भी सबसेट है, या 1 2 ले लो ये भी सबसेट है, और एक आएगा नल सेट, ये भी सबसेट है। तो टोटल 4 सबसेट आएंगे अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो, हाँ आएंगे। अब मुझे पावर सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए बराबर, मैंने क्या बोला कि इसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है ना, सबको एलिमेंट मान लो, मतलब सेट को जो सबसेट आया ना उसी को एलिमेंट मानना है। तो पहला एलिमेंट ये ले लिया मान लो, तो ये हो गया इसका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट दूसरा सबसेट, फिर तीसरा एलिमेंट ये ले लिया, और चौथा एलिमेंट नल सेट। तो नल सेट को आप 5 से भी दिखाते हैं, तो या तो सिर्फ 5 लिख लो, या फिर आप सिंपली करली ब्रैकेट वाला भी सिंबल लिख सकते हो ऐसे। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पावर सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 आ गए। कोई तो आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितने बोलोगे, 4। क्यों, क्योंकि 4 सबसेट इसके पॉसिबल थे, कौन कौन, ये और ये, और वही उसके एलिमेंट्स बनेंगे, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट जिसका पावर सेट आपको लिखना था। जैसे ए का पावर सेट लिखना था, तो ए का कितने नंबर ऑफ सबसेट है बच्चे, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 4 हो जाएगा। जो यहां पर इंफेसाइज करने वाली चीज ये थी बच्चे कि आपको ध्यान देना है कि सेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां पर एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। कोई आपसे पूछे
कि ये क्या है 1, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज एलिमेंट्स, मतलब दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया? अच्छा, कोई आपसे पूछे, देखो चलो एस नो में आंसर करना है ना, जो अभी ध्यान से देखते रहे, मैं बस एस नो में आंसर करना, क्या 1 पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं। एस और नो? नहीं है कि नहीं बच्चे? वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि 1, सिर्फ 1 जो है वो तो ए का एलिमेंट है ना। अगर कोई पूछे 1 बिलोंग्स टू ए तो सही है, लेकिन 1 क्या बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 इसके एलिमेंट नहीं है, 1 से जो सेट बनाया हम ये, वो इसका एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीजें पर थोड़ा सा आप लोग है ना ध्यान देना कि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका पावर सेट, है ना। इस पर हम आपको एग्जांपल्स मिलेगा, तो घबराओ मत, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेट यूनिवर्सल की। काफी इजी है, यूनिवर्सल सेट, है ना। इसको जनरली कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो जो यूनिवर्सल सेट होता है ना बच्चे, वो किसी दूसरे सेट के कंसेंट्स में होता है। मतलब क्या, कि जैसे मान लो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है लेट्स सपोज 2 3 4 5 6। तो अगर आपको बोला जाए कि ये जो दोनों सेट्स है ना, तो इन दोनों सेट्स के कंसेंट में अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो वो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जो भी एलिमेंट्स यूज हो रहा है ना। जैसे इन दोनों सेट के कंसेंट में लिख रहा है, मान लो 3 सेट होता है ए बी सी, तो उस तीनों के कंसेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 सेट है ए और बी, तो इस दोनों के कंटेंट्स में लिखना है। तो हम क्या समझेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं ना, सबके सब यूनिवर्सल सेट यू में आ जाएंगे। यूज हो रहे हैं, यूज होने का मतलब कि जो सेट ए में हो रहा है और जो सेट बी में हो रहा है। तो जैसे सेट ए में तो 1 2 3 हो रहा है, बी में 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो 4 5 6 भी यहाँ आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि हेयर, ऐसे बोलेंगे हेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर हुआ? आप देख रहे हो ना कि यू में जो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल एक तरीके से समझ लो कि आपके तरह ये पॉन्ड हो गया। पॉन्ड मतलब समझते हो ना, पोखर। अब इसमें से तुम क्या वाटर निकालते जाओ, तो कोई आया ऐसे बकेट लेके, पानी निकाला, फिर दूसरा पानी निकाला, फिर तीसरा बंदा आया वो वाटर निकाला, है कि नहीं? तो अब क्या होगा, मैं बोलूं ये सारे वाटर को अगर कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा? ये पॉन्ड में, पॉन्ड से जो वाटर है उसके बराबर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर जितने पानी थे इस 3 में चले गए टोटल, तो ये तीनों को कंबाइन करोगे तो इसी में आ जाएगा। तो वही चीज है, यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी से बाकी के सेट में जो एलिमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3, यहाँ 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वो हमेशा सुपर सेट होगा। किसका? गिवन सेट का। तो हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट यू जो है ए और बी का सुपर सेट है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेट ए है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट। मतलब कोई भी सेट है वो पक्का सबसेट होगा ही यूनिवर्सल सेट का, है कि नहीं? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स यू में तो होंगे ही ना, तभी तो उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ? बोलिए। चलिए तो यूनिवर्सल सेट में नॉट दैट मच थिंग, है ना, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है, अभी है 5 मिनट, तो मैं फटाफट छोटी छोटी चीज बता देता हूँ, है ना। ऑपरेशन
ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको 3 चीजें मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में बता रखा हूँ। उतना डिटेल्स तो सेट और रिलेशन चैप्टर जो होता है उसमें भी नहीं आता, उतने डिटेल्स में मैं आपको बेसिक मैथ्स लेक्चर 1 में बता रहा हूँ। ऑपरेशन ऑन सेट्स का 3 चीज, वैसे और भी चीज है लेकिन 3 चीज तो बता ही चुका हूं, मैं याद दिलाता हूँ। यूनियन, 2 सेट का यूनियन बता चुका हूँ, है ना। 2 सेट का इंटरसेक्शन बता चुका हूँ, और 2 सेट का डिफरेंस भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये 3 चीज तो आपको बता ही चुका हूँ। एक बार फिर रिकॉल कर देता हूँ कि सर बता चुके तो क्या है, रिकॉल करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। 2 सेट का यूनियन लेना है तो कुछ नहीं करना है बच्चों, है ना। आपको वो सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो एटलीस्ट ए और बी में प्रेजेंट है ना। मतलब कि मान लो सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स है आपका 2 3 0 -1, ठीक है। कोई आपसे पूछे ए यूनियन बी बताओ तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला कि सारे एलिमेंट्स लिख लो। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कम से कम ए और बी में होने चाहिए। तो ए में क्या है 1 2 3 लिख दिया, बी में क्या है 2 3, तो 2 3 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 0 -1, तो 0 -1, तो ये हो गया आपका ए यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है 2 सेट का, तो कुछ नहीं, जो कॉमन होते हैं ना 2 सेट का इंटरसेक्शन लेना, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 3 इंटरसेक्शन हो गया। डिफरेंस में क्या बोला था कि a माइनस बी बोले और b माइनस ए बोले, ये दोनों अलग चीज होता है बच्चे, है ना। जैसे इसी प्रॉब्लम के लिए अगर आपसे पूछता a माइनस बी बताओ, तो मैंने क्या बोला था कि इसके लिए एक ट्रिक याद रखो। a माइनस बी बोला मतलब a के सारे एलिमेंट जो इधर है ना, इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो b में प्रेजेंट, क्योंकि b माइनस है तो b वाला उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो ए में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, 3 ही तो एलिमेंट है ना। ए में कितने एलिमेंट है बच्चा 1 2 3, 3 ही है। मतलब कि वो तीनों एलिमेंट हम ए माइनस बी में लिखेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस तीनों में से कोई भी बी में नहीं होना चाहिए। अगर जो बी में है तो उसको डिलीट करते जाओ बस, है कि नहीं बच्चे। तो यहां देखो 1, क्या 1 बी में है, नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 3, हाँ 2 3 बी में है, तो हम 2 3 को नहीं लिखेंगे बस, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट आएगा 1 ए माइनस बी। लेकिन जब आप बी माइनस ए करेंगे तो अलग है बच्चा, बी माइनस ए का मतलब कि मुझे बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब बी के सारे एलिमेंट्स क्या है 2 3 0 -1, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे बी का जो ए में प्रेजेंट है, क्योंकि ए माइनस हो रहा है इसलिए। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है बच्चा 2 3 0 -1, जिसमें 2 और 3 तो ए में प्रेजेंट है। मतलब हम बस अब ये 2 एलिमेंट लिख देंगे 0 -1, तो ये हो गया a माइनस, ये हो गया b माइनस। यू कैन 1v होगा हाँ बच्चे बोलो। सब, 1v तो होगा। 1 भी होगा, तो 1 b में नहीं है ना बच्चे। मैंने क्या बोला b माइनस a का मतलब ये हो गया कि जो इधर लेफ्ट साइड में सेट है ना उसके एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, a का एलिमेंट्स तो आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये समझो, b माइनस a में b के एलिमेंट्स आएंगे, a माइनस b में a के एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, कंडीशन क्या लगाना है कि अगर b माइनस ए हो रहा है तो b के सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं रहेंगे जो a के साथ कॉमन है। तो मुझे पता चला b में 4 एलिमेंट है 2 3 0 -1, उस 4 में 2 और 3 तो b के जो एलिमेंट्स है वो a में कॉमन थे, इसीलिए 2 3 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 0 और -1। हाँ वेन डायग्राम से भी हो सकता है, अगला टॉपिक वही है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ बच्चा। पहले जिसका डाउट था इसमें मैसेज करो फटाफट, नहीं तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। बताएं बच्चे, बोलो किसका डाउट था। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, ओके, नाउ समझ गए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसके बाद चलो टाइम हो गया, लेकिन हम ब्रेक के बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, तो घबराए नहीं आप लोग। क्या करेंगे,
अब हम इसमें देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस और कंप्लीमेंट और डिसजॉइंट, 3 चीज है। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम, है ना बच्चे। तो वेन डायग्राम से भी कैसे यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं सभी सिखाया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर फर्स्ट सेशन, है ना बच्चों। हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, है ना। और कोई भी डाउट्स है तो पूछने से मत पीछे हटो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।